अस्सलामुअलैकुम। यूनिट 3 की इस शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक अनाउंसमेंट कर दूँ कि मैं यूनिट 14 तक जाने वाला हूँ। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन सी हैं? ये हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं क्या। अब ये बात हो रही है कि कंडीशंस यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जिनको देखते हुए हम इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या एजम्पशंस हैं? ठीक है, तो कंडीशंस या एजम्पशंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तीनों वर्ड्स यूज हो सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है पहला जो क्राइटेरिया है वो है लीनियर मोशन का, यानी जो भी कोई ऑब्जेक्ट हो उसकी जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन या लीनियर लाइन होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। फर्ज करें हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कंसिडर की जाती है। और वर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट होती है और जिसकी वैल्यू हम जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो हम कंसिडर करते हैं। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरिएबल्स, इन इक्वेशंस को देखते हुए हम बता भी सकते हैं कि एक तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, वेलोसिटी की इन्वॉल्वमेंट है और एक्सेलरेशन की इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा ये जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये और मज़ीद सारी क्वांटिटीज़ जो हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो ये तो है क्वेश्चन 1 का आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यू थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अप इन द एयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वर्टिकली अप, यानी आप कोई भी बॉल थ्रो करते हैं तो वर्टिकली आप इस तरह आप थ्रो करते हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि हाउ आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। तो ओरिएंटेड यानी ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। इससे मुराद है डायरेक्शन और किस कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, एक तरफ वेलोसिटी है और एक तरफ एक्सेलरेशन है। तो मैंने जहन में रखनी है कि एक तरफ मैंने वेलोसिटी और एक तरफ एक्सेलरेशन को मॉनिटर करना है कि क्या है। और आपसे पूछिए, आपको इन्होंने कंडीशन भी बताई हुई है कि व्हेन द बॉल इज गोइंग अपवर्ड, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ओरिएंटेशन एक दूसरे के साथ क्या होगी। और व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड, और अगर एक बॉल है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो इस दौरान हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यानी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन क्या होगी। अच्छा जी, इसका आंसर है, आंसर शुरू करने से पहले पहले मैं आपको डायग्राम बता दूं कि देखिए फर्ज करें ये बॉल है, ठीक है, और ये बॉल मैंने थ्रो की वर्टिकली अपवर्ड और ये इस तरह आ रही है नीचे की तरफ। तो इस दौरान जब मैं इसको अपवर्ड थ्रो करता हूँ तो आप देखें कि ग्रेविटी के अगेंस्ट थ्रो करता हूँ ना, तो इस वजह से जी की वैल्यू जो है वो माइनस कंसिडर होगी। और यहाँ पे जो v इज इक्वल टू जीरो है, ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि जीरो है, क्योंकि ये सबमिट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। जबकि वी एक्स जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट और वो थ्रू आउट रहेगा प्लस। तो इसके अलावा मेरे पास जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास आ रही होगी तो वो पॉजिटिव होगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन द बॉल इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीनों मेंशन किए हुए हैं कि वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है और फिर ओरिएंटेशन को सम अप कर दिया। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है, और द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। जिस तरह कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया वैसे ही है कि देखिए वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टेड अपवर्ड ही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टेड डाउनवर्ड। क्यों क्यों क्योंकि बॉल अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, इस वजह से इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी फर्ज करें मेरे पास यहाँ पे बॉल है इस दौरान, ठीक है, ये बॉल है, इसकी ये जो है ना ग्रेविटी, ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। तो ये इसमें आंसर में हमने मेंशन करना है।
अच्छा, अब ओरिएंटेशन क्या बनेगी? द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखें, वेलोसिटी इस केस में ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी मेरे पास इस केस में नीचे की तरफ है। अच्छा, अब व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड, जब बॉल नीचे की तरफ आती है तो क्या सिचुएशन होती है? द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, यानी इस टाइम पे जो वेलोसिटी है मेरे पास, इस केस में वेलोसिटी अभी मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में हूँ तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि ग्रेविटी भी मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस दौरान क्या ओरिएंटेशन बनती है? सेम डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, आप ये नोट्स यूज भी कर सकते हैं और अटेम्प्ट करते हुए, पेपर अटेम्प्ट करते हुए आप ये अगर इसी तरह लिखे तो आपको एक अच्छा गुड स्कोर भी आपको मिल सकता है। अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी डायरेक्टेड अपवर्ड एंड जी डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी एंड जी बोथ आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो ये इसका आंसर था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज द वेलोसिटी जीरो एट एनी इंस्टेंट। किसके बारे में पूछा हुआ है? वेलोसिटी के बारे में। क्या केस हो रहा है? प्रोजेक्टाइल के बारे में है। अच्छा, वेलोसिटी जीरो एट एनी इंस्टेंट, इज द एक्सेलरेशन जीरो एट एनी इंस्टेंट, यानी एक तो वेलोसिटी के बारे में पूछा हुआ है और एक एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्शन के बारे में पूछा था। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये पूछा हुआ है कि मैग्नीट्यूड के बारे में, कि जो है मैग्नीट्यूड क्या जीरो हो सकता है किसी इंस्टेंट में? अब जो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल इवेंट है उस दौरान। तो पहले आंसर में मैंने मेंशन किया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? ये एक टू डायमेंशनल मोशन है एक ऑब्जेक्ट की। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो करते हैं, ठीक है, और इस पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ठीक है, जो मैंने आपको एमसीक्यू में बताया था कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। अच्छा, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, एट दिस पॉइंट the vertical component of velocity becomes zero। देखिए मैंने आगे ये लिखा हुआ भी है, while the horizontal component remains constant। ठीक है, तो आप ये जहन में रखें कि ये जो वी वाई है ये समिट पॉइंट पे जीरो होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही होती है, जबकि जो वी एक्स है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन की क्या सिचुएशन है? एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नेवर जीरो। ठीक है, तो इसका जवाब भी मिल गया कि इट इज नेवर जीरो। थ्रू आउट मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉन्स्टेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विच प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है और 9.8 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन आप मेंशन कर सकते हैं कि फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो बट इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो एट द समिट पॉइंट और एक्सेलरेशन इज नेवर जीरो। ठीक हो गया? तो ये आप इससे भी समझ सकते हैं, इसी डायग्राम से, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी मेंशन की है, कि ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है और ये भी मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। ये जीरो होता है हाईएस्ट पॉइंट में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू होती है अगेंस्ट ग्रेविटी और विद रेफरेंस टू ग्रेविटी। अच्छा, अ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट मोशन डायग्राम शोइंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट सेवरल पॉइंट्स अलोंग इट्स पाथ assuming the projectile is landed horizontally and projectile is launched at an angle theta with the horizontal। देखें, यहाँ पे कहता है कि आप डायग्राम मेंशन करें। अब जब भी डायग्राम होगी तो उसमें आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कंडीशंस क्या हैं, तो और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरिएबल्स थे, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरिएबल्स थे, एक तो एक्सेलरेशन था, एक वेलोसिटी था, ठीक है, एक डिस्टेंस था और टाइम था। ठीक है, तो ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरिएबल्स है, तो इनको हम जब भी डायग्राम बनाएंगे तो इनको हम शो करेंगे कि इस टाइम पे इनकी क्या जो है वो ओरिएंटेशन रहती है। ठीक है, तो अभी मैं डायग्राम पहले आपको मेंशन कर दूं कि ये देखें, फर्ज करें एक पिलर है और हॉरिजॉन्टल है, यानी कोई भी बॉल है, ठीक है, तो यहीं से प्रोजेक्ट की गई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लॉन्च हॉरिजॉन्टली, तो यहीं से प्रोजेक्ट की गई है। तो अब यहाँ पे इसका जो वाई कंपोनेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
ग्रेविटी की वजह से लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स है। डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स है, आपको पता है, क्योंकि बॉल, फर्ज करें ये बॉल है, ये जा ही ग्रेविटी, मतलब कशिश जो है ये उसी की तरफ जा रही है, तो इस वजह से ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगी। तो ये डायग्राम ही इसका आंसर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे देखें, फर्ज करें ये वेलोसिटी जो है, और इसका मेंशन हुआ है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टली लॉन्च प्रोजेक्टाइल। अब है हॉरिजॉन्टल लॉन्च एट एन एंगल थीटा। अब किसी भी एंगल पे, एंगल कुड बी एनी एंगल, लाइक 45 डिग्री फर्ज करें एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो इस दौरान में क्या होगा, इस दौरान में भी ये होगा कि आपने जब ये लॉन्च किया तो इनिशियली तो मेरे पास जो है, ये जो थ्रू आउट दी प्रोजेक्टाइल मोशन एट एन एंगल थीटा, मेरे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कांस्टेंट रहेगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है क्या होगा, जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो मेरे पास जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी का वो डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब जाएंगे तो मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट की जो है वेलोसिटी का वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा होगा। इसके अलावा ये जो समिट पॉइंट है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर मेरे पास जो वाई कंपोनेंट है ये ज़ीरो होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ पे मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट यानी वर्टिकल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन या हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ज़ीरो है, जबकि वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट, ठीक है। तो ये जो था, ये मैंने डायग्राम एक्सप्लेन कर दी और आपने पेपर में ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। और साथ में जो वेरिएबल्स हैं, ये जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरिएबल्स है वो मेंशन कर देना है, ठीक है। इनको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एन एरोप्लेन व्हाइल फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली ड्रॉप्स अ बॉम्ब व्हेन इट रीचेस एग्जैक्टली अबव द टारगेट बट मिस्ड इट, एक्सप्लेन व्हाई। यही तो फिजिक्स है, इसलिए तो उसको फिजिक्स कहते हैं। कि देखें, फर्ज करें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन थॉट यही है कि ठीक है, हमने ये फर्ज करेंगे मेरा टारगेट है, ठीक है, और मैंने यहाँ जो है वो थ्रो करना है, बॉम्ब थ्रो करना है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है और ये डायरेक्ट थ्रो करता है बॉम्ब, लेकिन ये बॉम्ब जो है वो आगे की तरफ गिरता है या पीछे की तरफ गिरता है, मतलब अपनी टारगेट पे नहीं गिर रहा। वो वजह पूछ रहा है कि क्यों नहीं गिर रहा, तो इसकी क्या वजह, एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। तो इस पे मैंने दो रीजंस मेंशन कर दिए हैं। एक तो मैंने रीजन ये मेंशन कर दिया कि ड्यू टू पैराबोलिक ट्राइजेक्टरी, ठीक है, और साथ में ये डायग्राम है, आप इसको देखें कि देखें जब यहाँ पे मेरे पास उसने एरोप्लेन है, इसने बॉम्ब थ्रो किया है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बॉम्ब है ना, ये प्लेन की स्पीड इनहेरिट कर लेगा, ठीक है, जो प्लेन है ना इसकी स्पीड इनहेरिट कर लेगा। अ, इसके अलावा इस बॉम्ब पे जो आप फर्ज करें, इसकी जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो भी कांस्टेंट होगी, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा, साथ में इस पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होगी। तो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की एक्शन की वजह से भी हमारे पास ये कर्व पाथ बनेगा, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसकी वजह से जो बॉम्ब है उसने अपना टारगेट मिस कर दिया। अब दूसरी वजह मैंने लिखी है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एयर रेजिस्टेंस आपके चैप्टर में भी मेंशन हुआ है एयर रेजिस्टेंस के बारे में। ये एयर रेजिस्टेंस क्या करती है कि ये जो है वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर देती है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर देती है, रेंज को भी डिक्रीज कर देती है और हाइट को भी डिक्रीज कर देती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। इसके इन सब इफेक्ट्स की वजह से, जो कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स पे जो इफेक्ट लगते हैं, इसकी वजह से क्या होता है
कि एरोप्लेन जो है अपना टारगेट मिस कर देता है। तो वन ऑफ द रीजन इज पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री एंड द सेकेंड रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोजन एंड कोलिजन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। देखें, आपको समझना होगा कि एक्सप्लोजन क्या है। ठीक है, एक्सप्लोजन हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं फटने को, और कोलिजन कहते हैं टकराने को। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब भी डिफरेंस की बात आए तो प्लीज आप इसको टैबुलेटेड फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम मार्क्स देगी। अगर आप वैसे लिखेंगे पैराग्राफ की फॉर्म में तो आपके और जिस जो दूसरा स्टूडेंट है जिसने टैबुलेटेड फॉर्म में लिखा होगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने इसकी हेडिंग्स दी हुई हैं कि पहली तो है डेफिनेशन, सेकंड है एनर्जी, तीसरी है फोर्सेस इन्वॉल्व्ड, और चौथी है एग्जांपल। डेफिनेशन, अ सडन एंड वायलेंट रिलीज ऑफ एनर्जी कॉजिंग रैपिड एक्सपेंशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। देखिए, जब मेरे पास एक्सप्लोजन होता है ना, तो आपको पता है इतनी वायलेंट रिलीज ऑफ एनर्जी होती है कि आसपास के जो भी लोग होते हैं वो जख्मी भी हो जाते हैं या फौत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो और जो बॉम्ब होता है उसकी जो मटेरियल है वो बिल्कुल एक्सपैंड होके ना उसके फ्रेगमेंट्स उड़ रहे होते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन होती है। जबकि कोलिजन जो है एक इवेंट है और इसमें दो बॉडीज आपस में टकरा रही होती हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे पे फोर्सेस लगाती हैं। ठीक है, और ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन का इवेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब एनर्जी क्या है। एनर्जी इज रिलीज रैपिडली। अब क्योंकि जो एक्सपेंशन हुई है, एक्सप्लोजन हुआ है, तो एक्सप्लोजन की वजह से जो है वो फ्रेगमेंट्स एक्सपैंड हुए हैं। जब एक्सपैंड हुए हैं तो जो एनर्जी है, जो कि वॉयलेंट रिलीज है, वो एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो एक्सपैंड हो जाएगी ना, रिलीज हो जाएगी। किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। ठीक है, लाइट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। जब धमाके होते हैं तो आपने देखा होगा कि टेम्परेचर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, साथ में साउंड भी है, आपको फील होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो लाइटनिंग भी होती है। ठीक है, और एनर्जी में भी कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन के केस में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है, और या फिर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी कंजर्व रहती है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे फोर्सेस इन्वॉल्व क्या हैं। एक्सप्लोजन के केस में हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो इंटरनल इंटरनल हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट जो होता है, ये जो एक्सप्लोडेड जो जो मटेरियल होता है वो ब्रेक अपार्ट हो जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस एक्सटर्नल हैं, यानी एक कोलाइडिंग बॉडी है उसकी अलग फोर्स है, दूसरी कोलाइडिंग बॉडी है उसकी अलग फोर्स है। ये एक्सटर्नल होती हैं। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फर्ज करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज हो जाती है और डिस्ट्रक्शन होती है, बिल्कुल तबाही हो जाती है। ठीक है, तो आसपास की जितनी बिल्डिंग्स होती हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिवास्टेट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने कोलिजन की एग्जांपल दी हुई है कार क्रैशिंग की। देखें, दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज़ होती है और कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड की भी आवाज़ आती है, और हमारे पास जो है वो या डिपेंड करता है कि आया कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। उस हिसाब से फिर चेंज इन शेप भी हो जाती है। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लो व्हाई डू a slow moving loaded truck and speeding राइफल बुलेट ईच हैव अ लार्ज मोमेंटम। अच्छा, पैरामीटर कौन सा है, मोमेंटम। ठीक है, और लार्ज क्यों है। ठीक है, और बात की हुई है, एक तरफ मेरे पास है स्लो मूविंग लोडेड ट्रक और दूसरी तरफ मेरे पास है स्पीडिंग राइफल बुलेट। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन है कि दोनों का मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, हालांकि इसका देखा जाए तो मास कम है और इसका मास देखा जाए तो बहुत हैवी है, लोडेड ट्रक है। ठीक है, तो आंसर है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये एक तरफ मास है और एक तरफ वेलोसिटी है। एक ट्रक है जो कि बहुत ज्यादा लोडेड है, बहुत हैवी है, यानी इधर हमारे पास ट्रक के केस में कौन सा पैरामीटर है, मास। ठीक है, तो इस दौरान हमारे पास जो मास है वो ज्यादा है। ठीक है, जबकि जो स्पीडिंग राइफल बुलेट है इस केस में हमारे पास जो मास है वो कम है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी है बुलेट की, ठीक है, वो हमारे पास ज्यादा है। और हमारे पास जो वेलोसिटी है ट्रक की, क्योंकि बहुत स्लो है, लिखा हुआ है स्लो मूव, तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास जो है वो क्या है, कम है। ठीक है,
तो डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस बोथ कैन हैव लार्ज मोमेंटम ड्यू टू सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मास एंड वेलोसिटी। मतलब वजह क्या है? वजह यही है कि जब ट्रक का मास ज्यादा है तो वो कंपनसेट कर देता है ना उसकी लो वेलोसिटी को, तो मोमेंटम सेम आएगा। जब बुलेट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो वो कंपनसेट कर देगी मास को, तो इस वजह से मोमेंटम जो है वो सेम आएगा, ठीक है, यानी ज्यादा आएगा। तो हाई वेलोसिटी बुलेट के केस में पहले मैं ये इसको समराइज कर देता हूँ। ट्रक के केस में हमारे पास लार्ज मास है और लो वेलोसिटी है सॉरी। और बुलेट के केस में हमारे पास लार्ज मोमेंटम है और लार्ज मोमेंटम है क्यों है कि हमारे पास हाई वेलोसिटी है और हमारे पास स्मॉल जो कि स्मॉल मास को कंपनसेट कर देता है। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम मेंशन की हुई है। मेरे पास यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन, बिफोर कोलिजन देखिए क्या है, दोनों बॉडीज आपस में करीब आ रही हैं। ड्यूरिंग कोलिजन आपस में दोनों कोलाइड करती हैं। लेकिन आफ्टर कोलिजन सिनेरियो डिफरेंट है, यानी इसका मतलब कि इन दोनों में फर्क आफ्टर कोलिजन के बाद है। और वो फर्क क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। एक है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, हीट जनरेशन एंड एग्जांपल। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इलास्टिक कोलिजन के केस में, यानी ये वाला जो केस है, इसमें क्या होता है कि एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स द सेम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी सेम रहती है। लेकिन इन इलास्टिक के केस में हमारे पास एनर्जी अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है जैसे कि या तो हीट में कन्वर्ट हो सकती है, या साउंड में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, या बॉडी डिफॉर्म हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब डिफॉर्मेशन क्या है? देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी इलास्टिक कोलिजन में, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन में मेंशन हो रही थी बात, तो यहाँ पे ये है कि कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होती, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन कर लेता है, ठीक है, ओरिजिनल शेप रिटेन कर लेता है। जबकि यहाँ पे एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है और ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल शेप है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। हीट जनरेशन क्या है? यहाँ पे जो हमारे पास जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो इंटरनल होते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो टूट जाता है, बिल्कुल ठीक है। फोर्सेस आर एक्सटर्नल एंड एक्ट बिटवीन द कोलाइडिंग बॉडीज। यहाँ पे मेरे पास जो फोर्सेस हैं वो एक्सटर्नल होती हैं, वो कोलाइडिंग बॉडीज के बीच में होती हैं। जैसे कि एक गाड़ी एक साइड से आ रही है, दूसरी गाड़ी दूसरी साइड से आ रही है, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, यानी इसकी इस कार वन की अपनी फोर्स है और कार टू की अपनी फोर्स है। जबकि यहाँ पे जो एक्सप्लोजन सॉरी इलास्टिक कोलिजन है, यहाँ पे जो फोर्सेस होती हैं वो इंटरनल होती हैं। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे जो एग्जांपल है इसकी, कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड बर्ड्स, ठीक है, वेयर दे बाउंस ऑफ, यानी आपस में बर्ड्स की टक्कर हो जाती है और वो बाउंस ऑफ हो जाती हैं विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी। जबकि यहाँ पे मेरे पास कार जो है वो क्रैश होती है और क्रम्पल एंड मे स्टिक टुगेदर। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि बम्पर बिल्कुल क्रम्पल हो जाता है, ठीक है। या दो गाड़ियां, एक गाड़ी होती है दूसरे का दरवाजा होता है और बिल्कुल स्टिक टुगेदर हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ स्मॉल mass and an object that has a large mass has the same momentum, which object has the largest kinetic energy? तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका वजन कम है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यानी मैं इसको 1 कंसिडर कर लूंगा। एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं 2 कंसिडर कर लूंगा, उसका क्या है? लार्ज मास है। यानी इस केस में मेरे पास मास जो है वो कम है और इस केस में मेरे पास मास इस ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों का मोमेंटम सेम है। वो कहता है कि मोमेंटम सेम है, ठीक है, तो विच ऑब्जेक्ट हैज दी लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी? तो यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है? वो कहता है किस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे वही वाला केस था कि फर्ज करें मेरे पास एक तरफ बुलेट है, उसका कम वजन है, और दूसरी तरफ मेरे पास लोडेड ट्रक है, उसका वजन ज्यादा है। तो यहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी अब किसकी ज्यादा होगी? तो अब मेरे पास गिवन क्या है? सब दोनों ऑब्जेक्ट की मोमेंटम सेम है और एक का वजन कम है और एक का वजन ज्यादा है। तो और मोमेंटम की इक्वेशन मेरे पास ये है, p इज इक्वल टू एम वी, और साथ में ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि P1 इज इक्वल टू P2, ये मेंशन हुआ हुआ है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। और वेलोसिटी जो है मैं यहाँ से अगर एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो v इज इक्वल टू P बाई एम हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ठीक है, ये मैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में अगर मैं पुट कर लूँ, ठीक है,
1/2m मल्टीप्लाई बाय p डिवाइड बाय m स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ना p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, क्योंकि m स्क्वायर से कट जाएगा तो m रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास p स्क्वायर बाय 2m है, तो यहाँ से मैं इन दोनों के दरमियान में रिलेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू मास। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जिस जो ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ऑब्जेक्ट विद स्मॉलर मास हैज द हाईएस्ट काइनेटिक लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, can objects in a system have momentum while the momentum of the system is zero? Explain your answer। कहता है ऑब्जेक्ट्स की बारे में बात हो रही है, ठीक है, तीन चार भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, यानी एक से ज्यादा। एक सिस्टम है उसमें मोमेंटम, उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो जीरो है, तो वो कहता है कि उसमें उसमें मोमेंटम पाया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर। जी हाँ, पाया जाएगा। मोमेंटम क्यों पाया जाएगा? क्योंकि हर बॉडी का अपना खुद का मोमेंटा होता है, ठीक है, लेकिन टोटल मोमेंटम जीरो हो सकता है। ये हर सिचुएशन में तो नहीं होता, कुछ सिचुएशंस में होता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं फर्ज करें, वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है, ऐसी सिचुएशंस में होता है। तो इन्होंने सिनेरियो दे दिया कि इस सिनेरियो में, और हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसकी इस तरह की है कि मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन मोमेंटा आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो मोमेंटा जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन के दौरान। और इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटा, ठीक है, मोमेंटा फर्ज करें अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकती है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, मेरे पास टोटल मोमेंटम जो है वो जीरो आता है। अच्छा, मजीद एलेबोरेशन के लिए, आपको क्लैरिफिकेशन के लिए एग्जांपल में मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास फर्ज करें दो आइस स्केटर्स हैं और फ्रिक्शनलेस आइस सरफेस है, ठीक है, तो स्केटर ए क्या करता है, ये मेरे पास स्केटर ए है, ठीक है, स्केटर बी को पुश करता है, ठीक है, पुश करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्केटर ए जो है वो लेफ्ट की तरफ पुश करके, फर्ज करें इस तरह पुश कर दिया, क्योंकि उस पे भी एक्शन रिएक्शन है ना, तो वो लेफ्ट आ जाएगा और स्केटर बी राइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है, तो हमारे पास दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है ना, तो मेरे पास हो जाएगा ना पी ए इज इक्वल टू माइनस पी बी, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो है, अब खुद आप बताएं कि पी ए जो है प्लस पी बी वो जीरो है, ठीक है, तो डिस्पाइट बोथ स्केटर्स हैव मोमेंटम इंडिविजुअली द सिस्टम्स टोटल मोमेंटम इज जीरो। देखिए इनका अपना मोमेंटम है, यानी इसका अपना मोमेंटा है, इसका अपना मोमेंटा है, लेकिन जब ये दोनों में ऐड करूं तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एनी स्पेसिफाइड वेलोसिटी प्रोजेक्शन प्रूव दैट मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है, स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन में वो कहता है प्रूफ करें, क्या करें, प्रूफ करें कि मैक्सिमम रेंज यानी आर मैक्स, ठीक है, वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है, 4h मैक्स के बराबर, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम रेंज का फॉर्मूला लेंगे। रेंज का फॉर्मूला मेरे पास है v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45, क्योंकि मुझे पता है कि साइन 2 थीटा मैक्सिमम तब होगा जब थीटा मेरे पास 45 होगा, तो मेरे पास रेंज का जो फॉर्मूला है वो आ गया v स्क्वायर डिवाइड बाई जी। इसके अलावा मेरे पास हाइट का फॉर्मूला जो है वो ये है, और हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब मेरे पास थीटा की वैल्यू जो है वो 45 होगी। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो था थीटा थीटा की वैल्यू जो मैंने पुट की और मैंने साइन थीटा लिया, तो मेरे पास आ गया 1/√2, और क्योंकि साइन स्क्वायर था तो इस वजह से ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट जो था वो खत्म हो गया, और यहाँ पे फिर मेरे पास रह गया v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2g, और ये हो गया v स्क्वायर डिवाइड बाई 4g। तो ये मेरे पास आ गई एक इक्वेशन h मैक्स की। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि उसी जो स्टेटमेंट उन्होंने कंसिडर की थी वही मैंने लेना है, कि फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ कि नाउ द रेंज इज कम्पेयर टू 4 टाइम यानी 4h मैक्स, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि h मैक्स की जो ये वैल्यू है यहाँ पुट कर दी, 4 मल्टीप्लाई बाई v स्क्वायर डिवाइड बाई 4g, 4 4 से कट जाता है, मेरे पास रह जाता है v स्क्वायर बाई g,
जो कि मैक्सिमम रेंज है। इसका मतलब कि इट इज प्रूफ्ड कि आर मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 times द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस मोमेंटम कंजर्व्ड व्हेन अ बॉल हिट्स अ बैट। ठीक है, क्या मोमेंटम कंजर्व होगा जब अगर बैट बॉल को हिट करेगी? जी जी बिल्कुल होगा। ठीक है, क्यों होगा? वहां पे आपको आंसर में इसका समझ आएगा कि एज एन आइसोलेटेड सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ये अगर कोई ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई फ्रिक्शन अगर मौजूद हो, ठीक है, तब ही ये मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में मैंने दो चीजें बयान की हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमें पता है कि मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। ठीक है, यानी मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, या ये याद रखें कि आइसोलेटेड सिस्टम में। अच्छा, दूसरी बात कि अगर हम इसको बॉल और बैट पे अप्लाई करें, तो कोलिजन से पहले क्या है कि क्योंकि बॉल देखें, एक जो क्रिकेटर है वो बैट को मूव करता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ मोमेंटम है क्योंकि उसका कुछ मास भी है, और वो बैट को मूव करता है तो वो वेलोसिटी भी है, तो इस वजह से उसका कुछ मोमेंटम है। अभी बॉल का कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बॉल की कोई वेलोसिटी नहीं है, इस वजह से वो स्टेशनरी है। अब क्या होता है, बॉल बॉल आई, ठीक है, इधर से बॉल आई और इधर से बैट है उसने हिट किया। ठीक है, बैट ने हिट किया, और जब बैट हिट करता है तो बैट बॉल की मोमेंटम जो है उसको मतलब बॉल भी की मोमेंटम प्रोड्यूस होगी, साथ में बैट जो है वो बॉल जब रिएक्ट करेगी तो बैट की मोमेंटम भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि टोटल मोमेंटम अगर हम करें तो वो सेम रहेगी, जब हम अगर एक्सटर्नल फोर्सेस को हम काउंट ना करें। तो momentum is conserved in the interaction between the bat and ball provided no external forces interfere with the system। ठीक है, यानी momentum of an isolated system remains conserved। So signing off, thank you so much and Allah Hafiz।